चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कलचुरी वंश के विषय में जाना कि कलचुरी राजवंश का उदय कैसे हुआ, कलचुरी राजवंश का बैकग्राउंड क्या था, इसका पृष्ठभूमि क्या रहा, इसका इतिहास का क्या क्या रहा, है ना। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि भाई त्रिकुटा आभिर राजवंश इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कनेक्टेड रहे हैं ईश्वर सेन। फिर इस नाम से पूरे भारत में दो प्रमुख क्षेत्रों में राजवंश फैला हुआ था। जैसे मध्य भारत में हम लोग देखते हैं तो मध्य भारत और पश्चिम भारत में मध्य प्रदेश और राजस्थान में, दक्षिण भारत में कर्नाटका में। इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश में इसको उत्तरी कलचुरी, चेदी वंश, हैहई वंशी के नाम से जानते थे और आगे चल करके यही कल्तचुरी और कलचुरी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इस पर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात किया कि हैहई वंशीय जो राजवंश है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, मध्य प्रदेश से संबंधित हम इसे ही कलचुरी वंश के नाम से आगे पुकारेंगे। और इनका त्रैकुट जो संवत है 248 से लेकर 1000 ईस्वी तक जो चलेगा, है ना, प्रतापमल तक, इसके विषय में भी हम लोगों ने बात किया। फिर कृष्णराज, शंकरगढ़ प्रथम, बुद्धराज, महिष्मान, वामराजदेव, कोकल्ल प्रथम, शंकरगढ़ द्वितीय, लक्ष्मणराज, कोकल्लदेव द्वितीय। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में कौन आ जाएंगे, कलिंगराज, और कलिंगराज फिर वास्तविक रूप से स्थापना कर देंगे कलचुरी में, कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से दो ब्रांचेस पर प्रीवियस क्लास में बात किए हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसे आप लोग जरूर जाकर के उसे कनेक्ट करें और उसे समझने का प्रयास करें, है ना। तो प्रीवियस क्लास आपको जरूर देखना है। छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश रहा है, कलचुरी डायनेस्टी रहा है, तो हम इसकी दो शाखाओं पर डिस्कस किए कि रतनपुर शाखा है और लहुरी रायपुर की शाखा है। क्लियर। तो इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं कि रतनपुर की जो कलचुरी शाखा है, रतनपुर की कलचुरी शाखा को हम लोग देख रहे हैं कि कोकल्लदेव द्वितीय कहाँ, त्रिपुरी शाखा है कहाँ, मध्य प्रदेश। तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में कोकल्लदेव द्वितीय के 18 पुत्रों में कलिंगराज छत्तीसगढ़ कौशल में युद्ध करने आते हैं, तुम्माड़ को 1000 ईस्वी में जीत करके अपना प्रथम राजधानी बनाते हैं। और इनकी जो कैपिटल रही है, आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि ये इन्होंने बहुत सारे अपने कैपिटल बनाए, जैसे कि तुम्माड़, रतनपुर, छोरी कोसगई, और इनकी एक शाखा जो कि लहुरी शाखा के रूप में आगे जानी जाएगी, और एक खल्लारी, महासमुंद में खल्लारी नामक प्लेस है एक, उसको भी कलचुरी शासकों ने अपनी राजधानी एक समय में बनाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया था। आज मैं आपसे स्पेशली बात करूंगा, प्रीवियस क्लास में हमने कलिंग राज के विषय में जाना, तो आज इसी पर इंट्रोडक्शन करते हुए हम इस क्लास को प्रारंभ करेंगे। और रायपुर की जो कलचुरी शाखा है और रतनपुर की कलचुरी शाखा, यहाँ प्रमुख जो शासक हुए हैं, इन शासकों के बारे में हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। ध्यान से मेरे साथ साथ इस क्लास को आनंद लीजिए और जितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों पर मैं आपसे डिस्कस करते हुए इस श्रृंखला को आपके साथ आगे लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रमुख शासकों में कलिंगराज, कमलराज बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक। जैसे कलिंगराज को मैंने आपको बताया कि 1000 ईस्वी में तुम्माड़ को जीत करके इन्होंने तुम्माड़ को ही अपना राजधानी बना लिया, और साथ ही साथ इन्होंने महिषासुर मर्दिनी मंदिर, महामाया मंदिर चैतुरगढ़ में निर्माण कार्य को प्रारंभ किया। ये नहीं कि इन्होंने कार्य को अंतिम अंजाम दिया, लेकिन कार्य प्रारंभ कराया। ठीक है, और हम देखते हैं कि अमोदा ताम्रपत्र, रतनपुर शिलालेख इत्यादि से हमें कलिंगराज के विषय में जानकारी मिलती है। वहीं कलिंगराज छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के प्रथम वरण संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया। अब देखो, कमलराज के विषय में अगर हम बात करें, यहीं से हमको स्पेशली पढ़ना है। कमलराज को माना जाता है महत्वाकांक्षी शासक। महत्वाकांक्षी तो हर एक व्यक्ति होता है, हर एक व्यक्ति के मन में महत्वाकांक्षाएं होती हैं। वह बहुत सारी वस्तुओं को, बहुत सारे धन संपदा, ऐश्वर्य और वासनाओं को भोगना चाहता है। लेकिन जो कमलराज है, कमलराज जो है अपने क्षेत्र विस्तार
की महत्वाकांक्षा रखता है, यानी साम्राज्यवादी नीति की महत्वाकांक्षा रखता है। यानी कमल राज 1020 से 1045 ईस्वी तक जब छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हैं तो इनके जो सेनापति थे साहिल इनके सेनापति कैसे हुए, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कलिंग राज के बाद कमल राज, तो कलिंग राज और कमल राज कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों शासक किसके अधीन हैं, किसके अधीन काम करेंगे, किसके अधीन शासन करेंगे, अभी स्वतंत्र शासक नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में त्रिपुरी से आए हैं बोलिएगा ना, कलिंग तो उड़ीसा है, तो ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश में कहां से आए हैं, त्रिपुरी से आए हैं। अब भाई त्रिपुरी से जब आए हैं तो कहीं ना कहीं किसके अधीन होंगे, त्रिपुरी के अधीन होंगे। इस नाम से हम लोग जानते हैं कि जो कमल राज है और कलिंग राज है ये त्रिपुरी के अधीन शासक कहे जाते हैं। अब अच्छा ध्यान दीजिएगा, कमल राज 1020 से 1045 ईस्वी में जब शासन कर रहे हैं तो इन्हीं के समय त्रिपुरी के शासक गांगेय देव ने एक उत्कल अभियान चलाया था। तो उत्कल अभियान में छत्तीसगढ़ से कमल राज भी शामिल हुए थे और इस विजय अभियान में, उत्कल विजय अभियान में ये जो है उत्कल से अपने साथ में साहिल नामक सेनापति साथ लेकर के आए, और साहिल नामक जो सेनापति था वह बहुत ही चतुर था और एक प्रकार से आप कहें ताकतवर था, और उसने इनके साथ मिलकर के, कमल राज के साथ मिलकर के बहुत सारे क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया और साम्राज्य विस्तार नीति में इनका सहयोग किया। ठीक है, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इनके बाद हम देखना चाहते हैं रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम। क्या नाम है? रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम। देखिए रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम ने लगभग 1045 से लेकर 1065 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। अच्छा, इन एक प्रकार से यहां से जो प्रश्न बनता है ना वो इस प्रकार से बनेगा कि रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम, क्या रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम इन्होंने अपनी राजधानी कहां स्थापित किया? तो ध्यान दीजिएगा, रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम ने एक नगर की स्थापना की। इस नगर को हम रत्नपुर कहते हैं। क्या? रत्नपुर। रत्नपुर को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन इस नगर को अपनी राजधानी के रूप में रत्नपुर अपने नाम से, रत्नदेव ने अपने नाम से रत्नपुर नामक शहर को स्थापित किया और रत्नपुर को अपनी राजधानी घोषित किया। यानी कि अब तुम्माड़ से राजधानी कहां आ रही है? तो रत्नपुर आ रही है। तुम्माड़ कहां पड़ता है? कोरबा में। कहां? कोरबा में। अब तुम्माड़ से राजधानी को ट्रांसफर किया जा रहा है कहां? रतनपुर। तो यही वह शासक हैं, रत्नदेव या रत्नराज प्रथम ही वह शासक हैं जो कि स्वतंत्र शासक के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्होंने, है ना, रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम ने तुम्माड़ से अपनी राजधानी को कहां लेकर के आए? रत्नपुर लेकर के आए और रत्नपुर को अपनी राजधानी बना दिया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इनका जो विवाह है ना नूनल्ला देवी से हुआ था। अच्छा, नूनल्ला देवी जो है वजुवर्मन की कन्या थी कोमोमंडल प्रदेश में। कोमोमंडल आज हमें जीपीएम के नाम से जिसे जानते हैं, गौरेला पेंड्रा मरवाही नामक जो जिला है छत्तीसगढ़ में, वही कोमोमंडल प्रदेश कहलाता था। तो कोमोमंडल प्रदेश की राजकुमारी नूनल्ला देवी जो कि वजुवर्मन की कन्या थी, है ना, इन्हीं से विवाह किया। अब देखो वजुवर्मन की केवल एकमात्र पुत्री थी, कौन? नूनल्ला। तो चूंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे, इसी नाम से जो पेंड्रा वाला क्षेत्र है, गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला जो क्षेत्र है, वह किसको मिल गया? रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम को मिल गया। इसी नाम से इनका बाय डिफॉल्ट क्षेत्र विस्तार हो जाता है और एमपी से कनेक्ट भी हो जाते हैं, सीधी सी बात है कि नहीं? तो इस प्रकार से रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम ने हम मुख्य रूप से देखना चाहते हैं कि इन्होंने कुछ विजय अभियान किया था। क्या? इन्होंने कुछ विजय अभियान किया था। जैसे सिरपुर का विजय अभियान किया था 1050 ईस्वी में। कब? 1050 ईस्वी में। तो उद्योत केसरी वर्सेस रत्नदेव प्रथम। उद्योत केसरी कौन है? तो आपको पता है सोमवंशीय शासक हैं।
है ना। उद्योत केसरी क्या है, सोमवंशीय शासक हैं। तो सोमवंशीय शासक उद्योत केसरी के साथ रत्नदेव प्रथम का युद्ध हुआ था कब, 1050 ईस्वी में, और उद्योत केसरी पराजित हुए थे और रत्नदेव प्रथम विजित हुए थे। इस प्रकार से सिरपुर विजय अभियान इनके द्वारा किया गया था कब, 1050 ईस्वी में। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमको डिस्कस करना है। जैसे कि यहां पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं रत्नराज प्रथम के विषय में, इनके प्रमुख स्थापत्य के विषय में। प्रमुख स्थापत्य, तो प्रमुख स्थापत्य हम दो प्रमुख जगहों पर देखेंगे। पहला तो हम बिलासपुर में देख लेते हैं, उसके बाद हम देखना चाहेंगे कोरबा में। ठीक, अच्छा, बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में रतनपुर, बिलासपुर में रतनपुर, रतनपुर क्या है, इनकी राजधानी है। अब ध्यान दीजिएगा, रतनपुर में तालाबों का जाल इन्होंने ही बनवाया, गज किला या हाथी किला, महामाया का मंदिर, नानादेव कुल भूषित मंदिर, नानादेव कुल भूषित मंदिर। तो रतनपुर में तालाबों का जाल, गज किला या हाथी किला, महामाया मंदिर, नानादेव कुल भूषित मंदिर का निर्माण कराने वाले कौन हैं, तो रत्नदेव प्रथम ही हैं। वहीं अगर हम कोरबा की बात करें तो कोरबा में इनकी जो प्रथम राजधानी थी तुम्माड़, तुम्माड़ में इन्होंने बमकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। क्या, बमकेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि रत्नदेव प्रथम शैव धर्मावलंबी थे और शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। समझ रहे हो, इस नाम से तुम्माड़ में इन्होंने बमकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं लाफागढ़, ये भी कोरबा में पड़ता है। तो महिषासुर मंदिर, मर्दिनी मंदिर, जो कि कलिंग राज के समय से ही इसकी जो है शुरुआत हुई थी बनने की, तो इसको पूर्ण कराने का काम किसका था, रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम ने इसको पूर्ण कराया। और लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर को इन्होंने पूर्ण कराया। क्लियर। तो इस प्रकार से महिषासुर मर्दिनी मंदिर लाफागढ़ कहां से चल रहा है, कलिंग राज, फिर कमल राज, और कमल राज के बाद उनके पुत्र रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम के द्वारा महिषासुर मर्दिनी मंदिर लाफागढ़ को पूर्ण कराया गया। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही इस विषय में डिस्कस किया, रतनपुर को या रत्नपुर को, है ना, रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम के द्वारा नगर को बसाया गया और इसे राजधानी भी घोषित किया गया। लेकिन हमने ये भी बात किया कि जो रत्नपुर है, रत्नपुर अलग अलग समय में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे कि माना जाता है कि जो रतनपुर है, रतनपुर को चतुर्युगीपुरी की संज्ञा दी जाती है। चतुर्युगीपुरी, ऐसा कहा जाता है कि जो रतनपुर है ये चारों युगों में एग्जिस्ट करता था, चारों युगों में एग्जिस्ट करता था, इसी नाम से इसको चतुर्युगीपुरी कहा जाता है। दूसरी बात, रतनपुर हमेशा से धन धान्य से संपन्न राज्य था, धन धान्य से संपन्न क्षेत्र था, इसी नाम से इसे कुबेरपुरी की भी संज्ञा दी गई है। अच्छा, इसे ही हम तालाबों की नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया गया। चूंकि उस समय वाटर हार्वेस्टिंग के संदर्भ में, यानी कि जल संरक्षण के संदर्भ में जो राजा महाराजा लोग होते थे या फिर जो बुद्धिजीवी लोग होते थे, शासक वर्ग होते थे, वो जगह जगह पर तालाब और कुओं का निर्माण करवाते थे ताकि वाटर कंजर्व किया जा सके, सिंचाई व्यवस्था में इसका उपयोग किया जा सके और पानी की कोई समस्या अपने राज्य में ना हो। समझ रहे हो बात को। अब देखना, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में अलग अलग नाम से रतनपुर को पुकारा गया है। जैसे सतयुग में मणिपुर, त्रेता में माणिकपुर, द्वापर में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर। कलयुग में और नाम आप कह सकते हैं, कलयुग में हम इसे रत्नपुर के नाम से पुकार रहे हैं, आगे चल करके रतनपुर। और जब कलचुरी शासन यहां पर आया तो इसे हम एक उपाधि देते हैं, संज्ञा देते हैं कुबेरपुरी की, अर्थात कुबेरपुरी का मतलब होता है धन धान्य से परिपूर्ण। ठीक है। अच्छा, इसे चतुर्युगीपुरी कब कहेंगे, जब त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सभी समय एग्जिस्टेंस के कारण इसे हमने एक टाइटल दिया हुआ है चतुर्युगीपुरी का। ठीक, तो उम्मीद करता हूं इस विषय में आपको कुछ जानकारी समझ में आया होगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम और महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करना चाहेंगे आपसे। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि हम बात करना चाह रहे हैं
रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम के विषय में। क्लियर? अच्छा, हम लोगों ने यह भी देखा कि इन्होंने बिलासपुर और कोरबा में, रतनपुर, तुम्माड़ और लाफागढ़ प्रमुख क्षेत्रों में, है ना, क्या करवाया, स्थापत्य कला के संदर्भ में अपना काम किया। अच्छा, आगे चले, अगर हम पृथ्वीदेव प्रथम की बात करें, इनके बाद जो प्रमुख शासक होंगे पृथ्वीदेव प्रथम, बहुत ही साहसी शासक कौन कौन है, तो पृथ्वीदेव प्रथम है। कब से कब तक शासन करेंगे, 1065 से लेकर कब तक, 1095 ईस्वी तक, 1065 से लेकर 1095 ईस्वी तक पृथ्वीदेव प्रथम शासन करेंगे। क्लियर? अच्छा, इनकी सोर्स हमें कहां से जानकारी मिलती है, तो अमोदा ताम्रपत्र से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। अमोदा ताम्रपत्र में ही कहा गया है कि पृथ्वीदेव प्रथम 21,000 गांवों के स्वामी थे, मानना पड़ेगा। अमोदा ताम्रपत्र में कहा गया है कि पृथ्वीदेव प्रथम 21,000 गांव के स्वामी थे। और अमोदा ताम्रपत्र के अलावा रायपुर और लाफागढ़ ताम्रपत्र में भी हमें इनके साम्राज्यवादी नीति के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त होती है। पृथ्वीदेव प्रथम ने साम्राज्यवादी नीति का जो है विस्तार किया, साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, और इनके एक सामंत थे, सामंत का नाम क्या है, जयदेव। सामंत का नाम क्या है, जयदेव। तो जयदेव ने डांडोरा और कोमोमंडल, कौन से दो प्रमुख प्लेस हैं, डांडोरा और कोमोमंडल। तो डांडोरा और कोमोमंडल, ध्यान दीजिएगा, क्या, डांडोरा और कोमोमंडल। तो डांडोरा और कोमोमंडल में किसने, तो सामंत जयदेव ने। किसके सामंत हैं ये, तो पृथ्वीदेव प्रथम के। तो डांडोरा और कोमोमंडल क्षेत्र को इन्होंने रतनपुर राज्य में मिलाया था, किसने, जयदेव ने। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको जानना चाहिए इस विषय में। क्लियर? किस ताम्रपत्र में कहा गया है कि पृथ्वीदेव प्रथम 21,000 गांवों के स्वामी थे, तो आप कहेंगे अमोदा ताम्रपत्र में इसके विषय में बताया गया है। मैंने आपको बताया कि भाई इनके एक सामंत थे, है ना, जयदेव। तो जयदेव ने भी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार किया। इनके मिनिस्टर थे सोणदेव और विग्रहराज, क्या, सोणदेव और विग्रहराज, ये भी इनके साम्राज्यवादी नीति के सहयोगी माने जाते हैं। अब देखना, पृथ्वीदेव प्रथम के विषय में और कुछ बातें जानते हैं हम। इनकी पत्नी का नाम क्या था, राजल्ला। क्या नाम था, राजल्ला। अच्छा, इनको ढेर सारे टाइटलों से नवाजा गया, जैसे इनको सकल कौशलाधिपति कहा गया है, पृथ्वीदेव प्रथम को, यानी सकल कौशल के ये अधिपति बन गए थे, राजा बन गए थे। प्रचंड कौशल अधिपति, महामंडलेश्वर और समाधिगत शेष पंच, कोई कुछ विशेष टाइटल हैं जो कि हमें स्पेशली पृथ्वीदेव प्रथम के समय से देखने को मिल रहा है। पृथ्वीदेव प्रथम किसके पुत्र हैं, तो रत्नदेव या रत्नराज प्रथम के। तो पृथ्वीदेव प्रथम की रानी कौन, रानी राजल्ला। इनको विभिन्न टाइटलों से नवाजा गया, जैसे सकल कौशल अधिपति, प्रचंड कौशल अधिपति, महामंडलेश्वर, समाधिगत शेष पंच। क्लियर? अच्छा, और देखिए, पृथ्वीदेव ने ना बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाए, जैसे कि इनकी स्थापत्य कला हमें बिलासपुर और कोरबा में नजर आती है। बिलासपुर में, रतनपुर में इन्होंने पृथ्वी देवेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर, पृथ्वीदेव नाम है तो पृथ्वी देवेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाएंगे। वहीं कोरबा, तुम्माड़ और लाफागढ़ में चतुष्किका, इनके जो पूर्वज हैं, बमकेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है। तो बमकेश्वर महादेव मंदिर के भीतर में चतुष्किका, है ना, 4 स्तंभों वाला जो पिलर है, उसका निर्माण इन्होंने करवाया, चतुष्किका का, तुम्माड़ बमकेश्वर महादेव मंदिर के भीतर। किसने, पृथ्वीदेव प्रथम ने। अच्छा, लाफागढ़ में इन्होंने चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया, जिसके 3 दरवाजा माने जाते हैं, मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा और हुकारा दरवाजा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि चित्तौड़गढ़ का किला किसके द्वारा, पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया। मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुकारा द्वार, ये 3 प्रमुख द्वार चित्तौड़गढ़ के किला में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखना चाहेंगे जाजल्यदेव प्रथम। अब देखो, जाजल्यदेव प्रथम जो है, ऐसा माना जाता है कि जाजल्यदेव प्रथम कलचुरी शासकों में, मतलब महान राजाओं में से एक थे।
ये जो जाजल्यदेव प्रथम आपको दिख रहे हैं, है ना, जाजल्यदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम को माना जाता है कि रतनपुर शाखा में सबसे प्रतापी राजाओं में से एक, सबसे प्रतापी राजाओं में से एक कौन है, जाजल्यदेव प्रथम ही है। तो जाजल्यदेव प्रथम की जानकारी हमें रतनपुर शिलालेख से मिलता है और इनके गुरु रुद्रशिव थे, जिनको हम गोरखनाथ के नाम से भी जानते हैं। संधि विग्राहक इनके कौन है, विग्रहराज, और इनके सेनापति कौन है, जगपाल देव, क्या, जगपाल देव, ठीक है। तो जगपाल देव, इनका जो विजय अभियान है वो कहां से कहां तक रहा, अगर आप देखें तो इनका विजय अभियान, किसके विषय में बात कर रहा हूं मैं, जाजल्यदेव प्रथम। तो इनका विजय अभियान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक विस्तार रहा इनका पूरा राज्य क्षेत्र का। तो विजय अभियान में कौन कौन साथ देंगे, इनके संधि विग्राहक, विग्रहराज और सेनापति जगपाल देव। विजय अभियान कहां से कहां तक, आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। कैसे है इसको आप देख लो थोड़ा सा। जैसे कि हम छिंदक नागवंश की बात करते हैं, छिंदक नागवंश एक प्रकार से उड़ीसा से कनेक्ट होकर के कहां तक आते थे ये लोग, पूरा बस्तर क्षेत्र में, है ना। तो सोमेश्वर देव प्रथम को इन्होंने पराजित किया था, है ना। और सोमेश्वर देव प्रथम छिंदक नागवंशी वर्सेस जाजल्यदेव प्रथम। अच्छा, मल्हार पर विजय प्राप्त किया गया। अच्छा, सोमेश्वर देव को इन्होंने बंदी बना लिया था। इनके संदर्भ में हम लोग को जानकारी मिलती है कि इनकी जो माता जी थी गुंडम महादेवी, उनके अनुरोध पर इनको रिलीज किया गया, इनके पूरे फैमिली को। नहीं तो जाजल्यदेव प्रथम बहुत खतरनाक, है ना, पूरा सबको बंदी बना लिए थे। मल्हार पर इन्होंने विजय प्राप्त किया और उसके बाद राजा भुजपल वर्सेस जाजल्यदेव के संबंध में हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा, जिसको हम सुवर्णपुरी या स्वर्णपुरी के नाम, सोनपुरी के आज नाम से जानते हैं, तो वहां पर भी इन्होंने विजय अभियान चलाया। उड़ीसा के गंग साम्राज्य पर भी इन्होंने विजय प्राप्त किया और इस प्रकार से इन्होंने कुछ उड़ीसा पर और आधिपत्य जमा करके कुछ टाइटल भी लिया। जैसे इन्होंने सुवर्णपुरी और उड़ीसा के गंग पर विजय प्राप्त करके गज शार्दुल का उपाधि लिया। गज शार्दुल का मतलब होता है हाथियों का शिकारी, हाथियों पर शिकार करने वाला, और हाथियों पर शिकारी भी होता है, हाथियों का शिकारी भी होता है। तो इस प्रकार से टाइटल के रूप में अगर हम देखें तो त्रिपुरी की अधीनता इन्होंने मतलब कि स्वीकार किया, अधीनता को अस्वीकार किया। त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार करने वाले राजा कौन हैं, तो आप कहेंगे जाजल्यदेव प्रथम हैं। गज शार्दुल की उपाधि धारण की, इनकी क्वाइंस में श्रीमज्ज जाजल्यदेव ऐसा लिखा हुआ है। चंदेल सिक्कों के समान हनुमान आकृति में भी इनके सिक्के पाए गए हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाजल्यदेव प्रथम के विषय में पढ़ा। देखो, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कुछ जीर्णोद्धार भी कराया था और कुछ स्थापत्य कला के विषय में भी इनके विषय में देखेंगे। जाजल्यदेव प्रथम की पत्नी का नाम क्या है, लाक्षला देवी, क्या, लाक्षला देवी। इन्होंने एक नगर बसाया, इस नगर को हम लोग आज जांजगीर के नाम से जानते हैं। जाजल्यपुर, जाजल्यपुर बसाया था, आज इसको हम लोग जांजगीर के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जांजगीर क्या है एक्चुअली में, जांजगीर शहर, अब वहीं पर प्रत्येक वर्ष जाजल्य महोत्सव भी मनाया जाता है इन्हीं के नाम पर, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बसाया गया शहर है। इन्होंने स्थापत्य कला हम देखें ना तो नकटा मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था, कहाँ, जांजगीर में। अच्छा, ये नकटा मंदिर क्या है एक्चुअली में, विष्णु मंदिर है, विष्णु जी की प्रतिमा है। तो नकटा मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था कहाँ, जांजगीर में। विशाल तालाब का निर्माण भी इन्होंने जांजगीर में करवाया था। ठीक, जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया क्या, पाली के शिव मंदिर, पाली के शिव मंदिर। तो पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया। देखो, बाणवंशी शासक कौन है, विक्रमादित्य के द्वारा पाली का शिव मंदिर बनवाया गया था। इसका जीर्णोद्धार कौन करवाएंगे, जाजल्यदेव, जाजल्यदेव के द्वारा इसका जो है क्या बोलते हैं, जीर्णोद्धार करवाया जाएगा और उत्कीर्ण करवाया जाएगा श्रीमज्ज जाजल्यदेवस्य कीर्ति। आज भी आप जाकर के देखिएगा, वहां पर कुछ उत्कीर्ण मिलेगा आपको, वहां के दीवारों पर श्रीमज्ज जाजल्यदेवस्य कीर्ति है ऐसे करके, है ना। तो इस प्रकार से इन बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जाजल्यदेव प्रथम बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ऐसा माना जाता है जाजल्यदेव ऐसा जी रहे हैं, यार जीना चाहिए तो कुछ ऐसा जीना चाहिए, बचपन से ही साहसी रहे, जो चाहा वो पाया, अपने दम पर, मेहनत पर, ज्ञान
भुजबल के दम पर, है ना। साम्राज्यवादी नीति भी देखो तो सबसे मुक्त, यहां तक कि त्रिपुरी की अधीनता को भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया कि मैं रहूंगा तो स्वतंत्र रहूंगा, किसी के बाउंडेशन में नहीं रहूंगा, जीऊंगा तो शेर की तरह, मतलब जिए तो ऐसा जिए, मतलब लाजवाब टाइप का। और अंतिम में गए भी ना तो छोड़ के चले गए, समझ रहे हो, मतलब कि पाया सब कुछ और छोड़ा सब कुछ। ऐसा आदमी होना चाहिए जीवन में, जो जीवन में सब कुछ पा लिया अपने भुजबल पर, अपने शौर्य पर, अपनी बुद्धि पर, है ना, लेकिन सब कुछ जीतने के बाद सब कुछ छोड़ देने की जो क्षमता है ना, वह हर किसी में नहीं होता, विरले में होता है। और वह साहस, वह क्षमता इनमें था। ये अंतिम में अंतर ध्यान हो गए। जीवन के अंतिम समय में मकर ध्वज नामक एक जोगी थे, एक सन्यासी थे, उनके साथ ही गए और वापिस कभी लौट कर नहीं आए। तो जाजल्यदेव प्रथम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन कलचुरी डायनेस्टी, यू शुड हैव टू रिमेंबर हिम, है ना। तो जाजल्यदेव प्रथम के विषय में हम लोगों ने इतनी सारी बातें आपसे डिस्कस किया, इनके विषय में आप लोग निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जाजल्यदेव प्रथम। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग और अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखो, रत्नदेव द्वितीय के विषय में हम लोग अब बात करना चाहते हैं। जाजल्यदेव प्रथम के बाद क्या है? रत्नदेव द्वितीय। अब रत्नदेव द्वितीय के विषय में हमको जानकारी मिलती है, कुछ ताम्रपत्र हैं, अकलतरा, खरौद, पारागांव और सरखोर। तो ये प्रमुख ताम्रपत्र हैं। कौन कौन से ताम्रपत्र हैं देख लीजिए, अकलतरा, खरौद, पारागांव और सरखोर। इन ताम्रपत्रों से हमको मुख्य रूप से रत्नदेव द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। इन्होंने 1120 से लेकर 1135 तक शासन किया। इनके सेनापति कौन थे? वल्लभ राज, और इनके मंत्री थे पुरुषोत्तम राज। तो पुरुषोत्तम राज और वल्लभ राज के सहयोग से इन्होंने कुछ विजय अभियान भी किए थे। इनका विजय अभियान कुछ इस प्रकार से था, ध्यान दीजिए। इनका विजय अभियान था त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण वर्सेस रत्नदेव द्वितीय, फिर अनंत वर्मा चोटगंग वर्सेस रत्नदेव द्वितीय, गंगवंशी शासक हैं। बंगाल के गोंड राजाओं को इन्होंने परास्त किया। भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण किया और वहां के राजा हरवाहू को इन्होंने पराजित किया। इस प्रकार से त्रिपुरी और उड़ीसा, बंगाल और इन सभी क्षेत्रों पर इन्होंने विजय अभियान किया था। किसके सहयोग से? इनके सेनापति वल्लभ राज और इनके मंत्री पुरुषोत्तम राज के सहयोग से। कौन है? तो रत्नदेव द्वितीय हैं। अच्छा, इनके स्थापत्य कला के विषय में भी हम लोग देख लेते हैं। स्थापत्य कला में आप देखिएगा, विकर्णपुर महल और रेवंत मंदिर, दो प्रमुख मंदिर है। कोटगढ़ में इन्होंने विकर्णपुर महल और रेवंत मंदिर का निर्माण करवाया। विशेष क्या है? 36 विधाओं के ज्ञाता और पद्मनाभ की संज्ञा से इनको सुशोभित किया जाता है। ऐसा माना जाता है रत्नदेव द्वितीय बहुत ही जो है बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। 36 विधाओं के ज्ञाता माने जाते हैं। इनको पद्मनाभ के नाम से भी पुकारा जाता है। वहीं हम बात करें, रत्नदेव द्वितीय के 3 पुत्र थे। रत्नदेव द्वितीय के कितने पुत्र? 3 पुत्र। कौन कौन है? पृथ्वीदेव द्वितीय, जयसिंह और अकाल देव। चूंकि बड़े पुत्र को राजा बनाने की परंपरा थी, इसी नाम से पृथ्वीदेव द्वितीय उत्तराधिकारी बनेंगे और शासन करेंगे। जयसिंह कोटगढ़ अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है, और अकाल देव ही वह राजा है जिनके नाम पर जांजगीर चांपा जिला में अकलतरा नगर को बसाया गया था। ठीक है, जाजल्यदेव ने जांजगीर नगर को बसाया और अकाल देव ने, रत्नदेव द्वितीय के पुत्र अकाल देव ने अकलतरा नगर को बसाया। ठीक, जांजगीर चांपा क्षेत्र में। बात समझ में आया यहां तक? तो इस प्रकार से हम लोगों ने रत्नदेव द्वितीय को समझने का प्रयास किया। अब इनके जो बड़े पुत्र हैं, ठीक है, 3 पुत्रों में कौन कौन है? पृथ्वीदेव द्वितीय, जयसिंह और अकाल देव। तो अकाल देव ने अकलतरा शहर को बसाया, है ना। वहीं पृथ्वीदेव द्वितीय जो बड़े पुत्र हैं, बड़े पुत्र राजा बनेंगे। और ऐसा इनके विषय में हम लोग को कुछ जानकारियां जो प्राप्त होती हैं वो राजिम शिलालेख से मिलती है। और कुल हमें इनके 13 अन्य जगहों पर भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनके भी सेनापति का नाम क्या था? जगतपाल। और यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय के संदर्भ में। 1135 से लेकर के 1165 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया छत्तीसगढ़ में। इनके सामंत थे ब्रह्मदेव, इनके सेनापति थे जगतपाल, और इनके सहयोग से इन्होंने कुछ साम्राज्यवादी
नीति भी अपनाई और साम्राज्यवादी नीति में ये जो है कलिंग क्षेत्र में जटेश्वर अनंत वर्मा के पुत्र से इन्होंने युद्ध लड़ा और चक्रकोट में गंग राजाओं वर्सेस पृथ्वीदेव का युद्ध हुआ था, यहां पर इन्होंने विजय प्राप्त किया। ठीक है, जीर्णोद्धार की बात करें तो यही वह राजा हैं पृथ्वीदेव द्वितीय जिनके सेनापति कौन है, जगतपाल। तो इन्हीं जगतपाल सेनापति ने राजीव लोचन मंदिर, राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नहीं, इन्होंने क्या करवाया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। क्या, जीर्णोद्धार। तो इस प्रकार से राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाले कौन हैं, तो मूल रूप से हम देखते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय। आप लोग कमेंट वगैरह करके बताइएगा कि राजीव लोचन मंदिर का कौन से वंश के शासक ने और एग्जैक्टली किस शासक ने इसको बनवाया था और किस वर्ष बनवाया था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अच्छा, और ध्यान दीजिए पृथ्वीदेव प्रथम के विषय में, पृथ्वीदेव विषय के प्रथम के विषय में कि इन्होंने स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलवाए थे। अच्छा, इनकी स्थापत्य कला भी रही है क्या, निश्चित रूप से स्थापत्य कला रही है। इन्होंने रतनपुर किला, गज किला और रावण की मूर्ति, स्वयं का सर काटता हुआ रावण की मूर्ति इन्होंने बनवाया है ना, कहां, तो रतनपुर में। वहीं खड़क तालाब, खारंग झील, देखो खारंग झील इनके एक सामंत थे, आज जिसको हम लोग खारंग झील को क्या बोलते हैं, खूटा घाट कह देते हैं या संजय गांधी बांध कह देते हैं। तो खारंग झील, खारंग नदी पर खारंग झील की अगर हम बात करें तो इनके जो सामंत थे वल्लभराज, तो वल्लभराज के द्वारा ही खारंग झील का निर्माण करवाया गया था, बंधवाया गया था उस टाइम। तो खारंग झील किससे संबंधित है, वल्लभराज के से ही संबंधित है, कहां, रतनपुर में। क्लियर। अच्छा, इनके एक सामंत थे और सामंत थे जिनका नाम, दो सामंत, एक सामंत तो वल्लभराज ने क्या, खारंग झील का निर्माण करवाया। खड़क तालाब किसने बनवाया, तो इनके संदर्भ में ही आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वीदेव द्वितीय ने ही खड़क तालाब बनवाया। अच्छा, इनके एक और सामंत थे जिनका नाम क्या है, ब्रह्मदेव। सामंत क्या है, ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव ने नरसिंहनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था संबलपुर में। संबलपुर मतलब आज उड़ीसा पड़ता है ना, तो संबलपुर में इनके सामंत ब्रह्मदेव ने नरसिंहनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही साथ ब्रह्मदेव ने धुरजरी मंदिर और डूमर मंदिर का भी निर्माण करवाया, कहां, बलौदा बाजार, वर्तमान में बलौदा बाजार। तो धुरजरी मंदिर, डूमर मंदिर बलौदा बाजार, सामंत ब्रह्मदेव के द्वारा नरसिंहनाथ मंदिर संबलपुर में निर्माण करवाया गया था। ठीक, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा पृथ्वीदेव द्वितीय के विषय में। चलिए, पृथ्वीदेव द्वितीय के पश्चात हम लोग बात करना चाहेंगे, अब सीधा पृथ्वीदेव द्वितीय के पश्चात हम लोग बात करना चाहेंगे जाजल्लदेव द्वितीय के विषय में। क्या नाम है, जाजल्लदेव द्वितीय। अब ध्यान दीजिए, जाजल्लदेव द्वितीय ने शासन कब से कब तक किया, तो 1165 से लेकर के 1168 तक। कब से कब तक, 1165 से लेकर के 1168 तक। ऐसा माना जाता है कि इनका शासनकाल काफी लंबा नहीं रहा, लगभग 4 साल है ना, लगभग 3 से 4 साल, अबाउट ले दे के 4 साल इन्होंने शासन किया है। जाजल्लदेव द्वितीय ने एक उपाधि धारण करी थी, उपाधि का नाम क्या है, तुम्माड़ अधिपति। क्या, तुम्माड़ अधिपति। इनका सोर्स हमें अमोदा, मल्हार, शिवरी नारायण ताम्रपत्र से मिलता है। थिरू नामक व्यक्ति ने इनको बंदी बनाया था, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इन्होंने राघव और नामदेव नामक ज्योतिष और पुरोहित को बुंदेरा नामक ग्राम को दान दे दिया था। इनका अभियान क्या था, त्रिपुरी शासक जयसिंह वर्सेस जाजल्लदेव द्वितीय, और इस संदर्भ में अल्हड़देव नामक इनका जो साथी था वह वीर गति को प्राप्त हो गया था। जाजल्लदेव द्वितीय के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने तुम्माड़ अधिपति की उपाधि धारण करी और साथ ही साथ इनकी स्थापत्य कला के विषय में बात करें तो चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण में अल्हड़देव, कल्हड़देव और उल्हड़देव के द्वारा चंद्रचूड़ मंदिर को बनवाया गया। एक स्पेशली प्रश्न पूछा जाता है, अल्हड़देव, कल्हड़देव और उल्हड़देव संबंधित हैं तो जाजल्लदेव द्वितीय संबंधित है। इन्होंने शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया। जैसे मैंने बताया कि भाई इनके विजय, त्रिपुरी शासक जयसिंह के साथ इनका जब विजय अभियान हुआ था तो वहीं पर अल्हड़देव वीर गति को प्राप्त कर गए थे।
स्थापत्य में हम लोग देखते हैं कि इनका सोमराज नामक एक ब्राह्मण है, इनके शासनकाल में इन्होंने मल्हार में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, सोमराज नामक ब्राह्मण। अच्छा, इसी को आज हम पातालेश्वर मंदिर कह देते हैं। केदारेश्वर मंदिर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, पातालेश्वर मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं, जो कि हमको मल्हार में पड़ता है। ठीक, अच्छा, जाजलदेव द्वितीय अल्पकालीन शासक थे। तो इनका एक छोटा भाई, इनके जाने के बाद इनका छोटा भाई जिनका नाम था जाजलदेव द्वितीय के छोटे भाई थे जगत देव। क्या नाम है, जगत देव। तो जगत देव की रानी क्या, सुमल्ला देवी। अच्छा, तो इनकी जानकारी हमें खरौज शिलालेख से मिलती है। गंग राजाओं का इन्होंने दमन किया और लगभग 10 वर्ष तक जगत देव ने शासन किया। जगत देव के पुत्र का नाम ही क्या था, रत्नदेव तृतीय। जगत देव के पुत्र का नाम क्या है, रत्नदेव तृतीय। और रत्नदेव तृतीय की जानकारी भी हमें कहां से मिलेगी, खरौद के शिलालेख से मिलेगी। कहां से, खरौद के शिलालेख से मिलेगी। रल्हा देवी और पद्मा देवी दो रानियां थीं, किसकी, तो रत्नदेव तृतीय की दो रानियां। कौन कौन, रल्हा देवी और पद्मा देवी। जानकारी कहां से मिल रही है अगर पूछा जाए तो कहना खरौद के शिलालेख से जानकारी मिल रही है। क्लियर। अच्छा, रत्नदेव तृतीय के विषय में और जानकारी याद रखिएगा। इनके जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, गंगाधर। गंगाधर ब्राह्मण को इन्होंने आगे चल करके अपना प्रधानमंत्री बनाया। ऐसा माना जाता है कि रत्नदेव तृतीय के संदर्भ में कि इनके समय में अकाल आ गया था, महा अकाल आया था, भीषण अकाल आ गया था। लोग जो है भूख से भी मरने लग गए थे, ऐसी स्थिति हमको देखने को मिलती है। तो इनका शासनकाल अराजक की स्थिति माना जाता है। तो इन्होंने एक गंगाधर नामक ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया और यही गंगाधर ब्राह्मण हैं जो कि खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाएंगे और इसी लक्ष्मणेश्वर मंदिर को हम लाखा चौर मंदिर भी कह देते हैं, है ना, जो कि खरौद में पड़ता है। ठीक, तो याद रखिएगा रत्नदेव तृतीय के ही प्रधानमंत्री का नाम क्या था, गंगाधर ब्राह्मण थे। इन्होंने ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण खरौद में कराया। लक्ष्मणेश्वर मंदिर को ही हम आज लाखा चौर मंदिर के नाम से जानते हैं। लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है, तो खरौद में है, जांजगीर चांपा जिला में। और इसके गर्भगृह में शिव जी की प्रतिमा है। क्या, शिव जी की प्रतिमा है। ठीक, बात समझ में आया। रत्नदेव द्वितीय के संदर्भ में और अगर हम स्थापत्य कला के विषय में बात करें तो लखनी देवी, जिसको हम एक वीरा देवी मंदिर के बारे में बात करते हैं, इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था रतनपुर में। और पूरा राती शिव मंदिर इसका भी निर्माण रत्नदेव तृतीय के द्वारा कराया गया था। क्लियर। यहां तक उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद इस शासन काल में एक और इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं, इनका नाम आपको स्पेशली याद होना चाहिए। इनका ही नाम क्या है, प्रतापमल्ल। क्या नाम है भाई, प्रतापमल्ल। क्या नाम है जरा बताइए, प्रतापमल्ल। अब देखो, प्रतापमल्ल के विषय में हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। प्रतापमल्ल भी अपने आप में प्रतापी राजा थे और कम उम्र में ही इन्होंने राजपाट को संभाला था। इनके पेंड्राबंद, कोनारी और बिलाईगढ़ ताम्रपत्र से इनके विषय में हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इन्होंने बहुत सारे क्वाइंस भी चलाए, तांबे के चक्राकार एवं षटकोणाकार सिक्के और सिंह और कटार आकृति खिंचित इन्होंने सिक्के भी चलवाए थे। किससे, प्रतापमल्ल। प्रतापमल्ल के शासन काल तक ही 248 ईस्वी से लगभग 1000 वर्ष तक जो चलता आ रहा है क्या, त्रैकुट संवत। तो त्रैकुट संवत यहीं तक चलेगा। अब देखना, कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग किसने किया, प्रतापमल्ल ने किया। प्रतापमल्ल के पश्चात ही लगभग बहुत सैकड़ों वर्षों तक, है ना, हम देखते हैं कि एक अंधकार युग आ जाता है जो राजाओं के विषय में अधिक जानकारी हमें प्रदान नहीं करता। तो इनके सामंत माने जाते हैं जसराम या यशोराज। इनका जानकारी हमको बोरिया अभिलेख से मिला है। क्लियर। तो प्रतापमल्ल को आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रतापमल्ल के पश्चात हम लोग सीधा बात करेंगे अंधकार युग के विषय में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके पश्चात, प्रतापमल्ल के पश्चात, अब देखो प्रतापमल्ल को हम लोगों ने क्या देखा, 1198 से 1222, क्या 1198 से 1222। तो 1198 से 1222 तक प्रतापमल्ल शासन कर रहे हैं। फिर अंधकार युग आएगा लगभग 200 साल।
बताया ना अबाउट सैकड़ों वर्ष है, तो लगभग 200 वर्षों तक स्पष्ट जानकारी का हमें अभाव है। तो मराठा कालीन बाबू रेवाराम के अनुसार इस अंधकार युग में कुल 9 शासक रहे होंगे जिन्होंने शासन किया होगा। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये 9 शासक हैं जिन्होंने शासन किया था। जय सिंह देव, धर्म सिंह देव, जगन्नाथ सिंह देव, वीर सिंह देव, कमल देव, शंकर साय, मोहन साय, दादूराम, पुरुषोत्तम साय। और पुरुषोत्तम साय के पश्चात फिर बहारेंद्र साय से हमको स्पष्ट जानकारी मिलना प्रारंभ हो जाता है। 1440 से 41 के बीच में महमूद खिलजी का आक्रमण रतनपुर में हुआ था, ऐसी भी हमको कहीं कहीं पर जानकारियां प्राप्त हो जाती है। अंधकार युग लगभग 200 वर्षों तक अस्पष्ट जानकारी है, हमें हमको स्पष्ट जानकारी नहीं है। अर्थात जय सिंह देव, धर्म सिंह देव, जगन्नाथ, वीर सिंह और कमल देव, शंकर साय, मोहन साय, दादू राम, पुरुषोत्तम साय, इन लोगों ने इस समय शासन किया। फिर बहारेंद्र साय से हमको स्पष्ट जानकारी मिलना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो हम बहारेंद्र साय के पश्चात फिर से रतनपुर शाखा को और समझना चाहेंगे। देखिए, बहारेंद्र साय 1440 से लेकर के 1544 तक इन्होंने शासन किया। मुख्य रूप से रतनपुर और कोसगाई शिलालेख से बहारेंद्र साय के विषय में जानकारी मिलती है। इन्होंने अपनी कैपिटल को रतनपुर से कोसगाई लेकर के गए। रतनपुर में निश्चित रूप से कुछ समस्या देखने को मिली रही होगी, इस नाम से रतनपुर से इन्होंने अपनी राजधानी को कहां लेकर के गए? कोसगाई। कोसगाई कहां पड़ता है? तो छुरी कोसगाई के नाम से जानते हैं, कोरबा में ही पड़ता है। ठीक, आक्रमण की बात करें तो मांडू का महमूल इस समय आक्रमण किए थे बहारेंद्र साय के समय में। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनका नाम है कल्याण साय। कल्याण साय का नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इनसे बहुत सारे प्रश्न भी किए जाते हैं। जमाबंदी प्रणाली, गढ़ व्यवस्था और छेरछेरा पर्व किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? ऐसा प्रश्न आता है। छेरछेरा कोठी के धानला हेर हेरा। गढ़ व्यवस्था, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़, दक्षिण में 18 गढ़। तो ये गढ़ व्यवस्था है वो भी कल्याण साय का दिया हुआ है। जो रिवेन्यू प्रणाली है छत्तीसगढ़ में, प्रथम रिवेन्यू प्रणाली हम लोग देखते हैं, राजस्व व्यवस्था देखते हैं, जिसके अंतर्गत हमने जमाबंदी प्रणाली पर बात किया। जमाबंदी प्रणाली कल्याण साय के द्वारा ही व्यवस्थित किया गया। 1544 से लेकर के 1581 तक कल्याण साय ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। गज किले के भीतर श्री जगन्नाथ स्वामी का मंदिर इन्होंने निर्माण करवाया। कहां? रतनपुर में। क्लियर? इनके समकालीन शासक कौन कौन हैं देखना, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे कौन से शासक हैं जो तुजुक ए जहांगीरी या गोपल्ला गीत, क्योंकि गोपल्ला गीत किसके समय में इस गोपल्ला गीत को गाया जाने लगा? तो कल्याण साय। तो ऐसे कौन से शासक हैं जिनको गोपल्ला गीत या तुजुक ए जहांगीरी के कृतियों के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ये जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक नजरबंद रहे। एक गोपाल राय बहुत ही शक्तिशाली सूरवीर व्यक्ति था, जो कि अपने भुजबल, अपने बाहुबल के माध्यम से जहांगीर को प्रसन्न किया और वहां पर अपना भुजबल और बाहुबल का प्रदर्शन करके किसको छुड़वा करके वापस ले आए? फिर से कल्याण साय को 8 वर्षों के पश्चात छुड़ा करके कहां ले आए? फिर रतनपुर ले आए। अच्छा, कल्याण साय को गोपाल राय नामक भुजबल बाहुबली व्यक्ति ने छुड़ा करके पुनः रतनपुर लाए, और न केवल रतनपुर लाए बल्कि मान सम्मान भी दिलवा करके ये वापिस लेकर के आए। ऐसा माना जाता है बाबू रेवाराम के द्वारा कि कल्याण साय का जो विवाद है मंडला के राजस्व अधिकारी के साथ हुआ था, और इस कारण से इनको अकबर ने अपने दरबार में 8 वर्षों के लिए नजरबंद किया था या काम के लिए बुला लिया था। लेकिन गोपल्ला गीत और तुजुक ए जहांगीरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो जहांगीर ने 8 वर्षों तक इनको अपने दरबार में बुलाया था। तो दोनों बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद है तखत सिंह। तखत सिंह ने 1685 से लेकर 1689 तक शासन किया। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब इनके समकालीन थे, और तखत सिंह ही वह राजा हैं जिन्होंने तखत
नगर की स्थापना की। आज भी आप लोग बिलासपुर मुंगेली रोड में जाते हैं तो तखतपुर नामक आपको नगर कस्बा दिखाई देता है। तो तखतपुर नगर की स्थापना किसने कराई थी? तखत सिंह ने ही कराई थी। इनके 3 भाई थे, सरदार सिंह, बखत सिंह और रघुनाथ सिंह। 3 भाई कौन कौन? सरदार सिंह, बखत सिंह और रघुनाथ सिंह। अब ध्यान दीजिएगा, तखत सिंह के विषय में अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि तखत सिंह का कोई पुत्र नहीं था। तखत सिंह का कोई पुत्र नहीं था, तो अपनी पत्नी का नियोग प्रथा से, नियोग प्रथा आप लोग गूगल में अब सर्च करके देखिएगा क्या है। नियोग प्रथा से अपनी पत्नी से इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और उनका नाम क्या रखा गया? राज सिंह। क्या नाम रखा गया? राज सिंह। तो तखत सिंह का नियोग पुत्र क्या है? राज सिंह। अब देखो, राज सिंह का भी एक पुत्र होगा क्या? विश्वनाथ सिंह। तखत सिंह का नियोग पुत्र क्या? राज सिंह। राज सिंह का पुत्र क्या? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह को जब ये ज्ञात होता है कि उसके जो पिता हैं राज सिंह जो है तखत सिंह का नियोग पुत्र है, तो इस बात से वह इतना आत्मग्लानि से भर जाता है कि वह स्वयं आत्महत्या कर लेता है। मतलब कि बात तो बराबर हो गई। एक तरफ यहां पर हम देखते हैं कि तखत सिंह निसंतान था, नियोग प्रथा से किसको जन्म दिया? राज सिंह को। अब राज सिंह का जो पुत्र था विश्वनाथ सिंह, ये तो आत्मग्लानि से इसी बात से फिर से मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। बात तो वहीं पर घूम फिर के आ गई है कि नहीं? कुल मिलाकर के ये निसंतान हो गए फिर से राज सिंह। अब राज सिंह ही वह शासक हैं जिन्होंने रतनपुर के समीप राजपुर शहर या जूना शहर को स्थापित किया और यहीं पर इन्होंने बादल महल का निर्माण करवाया। तो डायरेक्ट प्रश्न किया जाता है, जूना शहर या राजपुर शहर रतनपुर के समीप किसने बनवाया था? राज सिंह ने बनवाया था। राज सिंह तखत सिंह का नियोग पुत्र था और राज सिंह ने ही जूना शहर राजपुर शहर में बादल महल का निर्माण करवाया। क्लियर? इनके ही दरबारी कवि का नाम क्या था? गोपाल मिश्र। तो राज सिंह के ही दरबारी कवि कौन थे? गोपाल मिश्र। 1889 में इन्होंने एक कृति लिखी जिसको हम खूब तमाशा कहते हैं। खूब तमाशा में औरंगजेब की जो शासन प्रणाली है इसका इन्होंने कटु रूप से आलोचना किया है, क्रिटिसिज्म किया है। अब देखना, चूंकि राज सिंह अंतिम वर्ष में 89 1712 तक शासन कर रहे हैं, सोच रहे थे इनका पुत्र विश्वनाथ सिंह शासन करेगा। विश्वनाथ सिंह तो इनके नियोग पुत्र होने के आत्मग्लानि से आत्महत्या कर लेंगे, फिर से निसंतान हो गए। तो निसंतान होंगे तो इनके चाचा, अब इनके चाचा का नाम क्या है? सरदार सिंह। देखो, इनके चाचा का नाम क्या है? सरदार सिंह। और सरदार सिंह भी निसंतान है ना। सरदार सिंह इनके चाचा है, हालांकि 1712 1732 तक शासन करेंगे, लेकिन सरदार सिंह भी क्या थे? निसंतान थे। अब निसंतान थे, सरदार सिंह का भाई क्या है? रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह को शासन करने दिया जाएगा और रघुनाथ सिंह के शासन काल को थोड़ा सा समझ लेना आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि रघुनाथ सिंह ने 1732 से लेकर 1745 तक शासन किया। और रघुनाथ सिंह वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बिकॉज 1741 की वह घटना है जब छत्तीसगढ़ में भोसला शासन का आक्रमण हो रहा है और रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत 1741 में रतनपुर में आक्रमण करेंगे। चूंकि सरदार सिंह का जो भाई था रघुनाथ सिंह को जब शासन व्यवस्था दिया जाएगा तो रघुनाथ सिंह 60 वर्ष के हो चुके होंगे। कितने वर्ष के? 60 वर्ष के। अब 60 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति, चूंकि 60 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति जब ये शासन संभाले 1732 से 45 तक शासन किए, 60 वर्ष के व्यक्ति हैं, बूढ़ा व्यक्ति है, इनके पुत्र की ऑलरेडी मृत्यु हो गई है, अपने पुत्र वियोग में जी रहे हैं। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि इनके 4-5 जो पीढ़ी हैं सबके क्रमशः पुत्र मृत्यु को प्राप्त करते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति हमको देखने को मिल रही है। तो रघुनाथ सिंह 1732 से 45 तक 60 वर्ष की आयु में ये पुत्र वियोग में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने जब आक्रमण किया 1741 में, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने युद्ध ही नहीं लड़ा और इन्होंने युद्ध न लड़ा तो ये भास्कर पंत इनके पूरे खजाने को लूट करके चले गए। न केवल खजाने को लूटा बल्कि 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और इनके लिए एक मुख्तियार नियुक्त किया कि भाई इन्होंने जो शासन करेंगे अब मराठा अधीन शासन करेंगे। कौन? रघुनाथ सिंह। तो कहा जाता है कि रघुनाथ सिंह मराठा अधीन प्रथम शासक हैं और कलचुरी के स्वतंत्र अंतिम शासक हैं। तो स्वतंत्र अंतिम शासक कौन है?
कलचुरी में रतनपुर शाखा में तो रघुनाथ सिंह है, और मराठा अधीन प्रथम शासक कौन है तो रघुनाथ सिंह ही है। 1 लाख रुपए का जुर्माना, संपूर्ण खजाना को लूट करके भास्कर पंत चले गए, मुख्तियार नियुक्त कर देंगे कल्याणगिरी गोसाई को। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन सिंह ही वह बेईमान था, बदमाश था, जो कि इनके लिए षड्यंत्र रचा था। किसके लिए तो इस वंश के लिए, पूरा मतलब कि रघुनाथ सिंह के लिए, और इन्होंने ही बुलाया था किसको, मराठाओं को। अब 1745 से 1757 तक शासन करेंगे कौन, मोहन सिंह। देखो मोहन सिंह मराठा अधीन अंतिम शासक माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि 1758 से हम लोग देखते हैं, 1758 से छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन किसका होगा, मराठा का। मराठा मतलब कि बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ आएंगे और प्रत्यक्ष शासन करेंगे। इसी नाम से रघुनाथ सिंह के पश्चात मोहन सिंह छत्तीसगढ़ में मराठा अधीन अंतिम शासक माने जाते हैं, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 23 जनवरी 1757 को रतनपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है और मराठों का नियंत्रण अब छत्तीसगढ़ में होगा। प्रत्यक्ष मराठा शासन बिंबाजी भोसले के द्वारा छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे स्पेशली लहुरी शाखा के विषय में, यानी रतनपुर की लहुरी शाखा पर हम लोग डिस्कस करेंगे। न केवल लहुरी शाखा पर बात करेंगे, अपितु इनका जो पूरा का पूरा जो साम्राज्य की नीतियां थी, है ना, और इनकी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था रही है, उन व्यवस्थाओं पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन में भी देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि यह नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्पेशली तैयार किया गया है। क्लियर, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दें, प्रीलिम्स दें, मेंस दें, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम दें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपको विशेष करके ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, तो हम लहुरी शाखा रायपुर को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारा मुख्य रूप से अंतिम क्लास होगा इस पे कलचुरी वंश में। ठीक, तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हैव अ ग्रेट डे।